औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है मोहम्मद हफीज़ुर रहमान और आप ये वीडियो HR Academy 270 पे देख रहे हैं। आप अगर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं HR Academy 270 को, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये मज़ीद लोगों तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का जो है वो फ़ायदा हो सके। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पाक स्टडी की जो है वो GC यूनिवर्सिटी की आउटलाइन है उसको स्टार्ट किया हुआ है। उसके मुताबिक जितने भी टॉपिक्स हैं पाक स्टडी के रिलेटेड वो मैं सारे के सारे करवाऊँगा। तो एक तरतीब के साथ तमाम टॉपिक्स दिए गए हैं और उसी तरतीब के साथ हम उन सारे टॉपिक्स को करेंगे। ठीक है, रीजनरेशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी से लेकर पॉलिटिकल कल्चर तक। ठीक है, और उसमें फॉरेन पॉलिसी सारा कुछ, खिलाफत मूवमेंट सारा कुछ आ जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे और आपको समझ भी तभी आएगी कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले वाली मेरी 2 वीडियोस जो हैं वो नहीं देखी, जो कि फर्स्ट 2 लेक्चर्स मैंने कवर किया है रीजनरेशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी और कॉजेज़ ऑफ डाउनफॉल ऑफ मुस्लिम सोसाइटी के टॉपिक को, तो आप वो भी लाजमी तौर पे देख लें। प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने प्लेलिस्ट में जाके तमाम वीडियोस को जो है वो वॉच करना है और नेक्स्ट वीडियोस भी उसी में मैं ऐड करता जाऊंगा जिस जिस तरह से अपलोड होंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 1858। ठीक है, इसको जंग आज़ादी कहा जाता है। 1858 के अंदर ये स्टार्ट हुई और 1858 के अंदर ये जो है वो ख़त्म हुई। और इसके बाद ये इसमें जो है वो मुसलमानों, ये कह लें कि मुसलमान और हिंदू जो मिल के सभी लड़ रहे थे, यानी वो जो इंडियन थे जो बड़े सगीर के अंदर थे। ठीक है, उन सारों की क्या हुई कि इसमें हार हुई, लेकिन इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हुए इस जंग के। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दूंगा कि ये क्या चीज़ थी और इसके अंदर क्या क्या इसकी इमीडिएट कॉज बताऊंगा और उसके बाद जो है इसकी मेन कॉजेज जो हैं वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूंगा। और लास्ट पे जो है वो मैं इम्पैक्ट ऑफ दिस वार अपॉन द पॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया, ये भी मैं जो है वो क्लियर कर दूंगा। और ये 3 वीडियोज़ के अंदर जो है वो टॉपिक पूरा होगा आपका। तो वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो हमारा इस टॉपिक की जो है वो फर्स्ट वीडियो है। तो इसको हम दूसरे नामों से जानते हैं, जैसा कि द रिवॉल्ट ऑफ 1857, द इंडियन म्यूटनी, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये तीनों नाम इसको जो है इसके अलावा भी कुछ नामों से इसको जाना जाता है। मुख्तलिफ जो तारीख दान है वो इसको मुख्तलिफ जो है वो नामों के साथ लिखते हैं। इसको रिवॉल्ट और म्यूटनी इसलिए कहा जाता है कि ये जो उस वक्त हुकूमत थी वो ब्रिटिश की थी। ठीक है, तो अगर किसी गवर्नमेंट के होते हुए अगर उसके जो सिविलियन है या उसके अंदर जो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं लोग, वो अगर हुकूमत के खिलाफ जाएं तो उसको कहते हैं म्यूटनी कह लें आप। ठीक है, यानी बगावत कहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इस वार को रिवॉल्ट और म्यूटनी का नाम भी दिया जाता है जो ब्रिटिश जो तारीख दान थे, ठीक है, उनकी तरफ से। तो उसके बाद फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये वार किन के दरमियान लड़ी गई। तो ये वार दरअसल में ईस्ट इंडिया कंपनी और जो है ये स्टार्ट तो सोल्जर्स ने की ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़, लेकिन इसमें बड़ी तादाद में सिविलियंस भी शामिल हुए। ठीक है, और बहुत सारी दूसरी स्टेट्स के जो बादशाह थे वो भी इसमें शामिल हुए, ज़िम्मेदार हो गए, जो भी तंग थे ईस्ट इंडिया कंपनी से, उन सभी ने इस रिवॉल्ट के अंदर, इस वार के अंदर, ठीक है, इस म्यूटनी के अंदर हिस्सा लिया। अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चीज़ है इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये 1600 में इसमें जो सब कॉन्टिनेंट है इसमें ताजर यानी तिजारत करने वाली कंपनी के तौर पर आई। ठीक है, और इसने मुग़ल अम्पायर से ये जो है इजाज़त लेकर यहाँ पे अपनी कंपनी कायम की और आहिस्ता आहिस्ता ये क्या हुआ कि इन्होंने जो है वो पॉलिटिक्स में आना शुरू किया। यानी इन्होंने सोचा कि हम यहाँ पे रूल करते हैं, क्योंकि उस वक्त जो थे GDP जो थी वो बहुत हाई थी इस इलाके की। ठीक है, तो जो यूरोपियन थे वो चाहते थे कि वो यहाँ पे आके रूल करें और यहाँ पे अपनी चीज़ें बेचें और यहाँ से जो है वो पैसा जो है वो कमाएं, या यहाँ से जो है वो यहाँ पे जो पैसा है उसको अपने इस्तेमाल में लाएं। ठीक है, यहाँ पे हुकूमत करने के ख्वाहिशमंद थे। फ्रेंच भी थे, दूसरे भी और भी आए थे, लेकिन ये जो ब्रिटिशर्स थे
ये तो ज़्यादा मजबूत साबित हुए 1757 के अंदर, ठीक है, 1757 के अंदर इन्होंने वार ऑफ प्लासी लड़ी, ठीक है, और उसमें कामयाबी के बाद इन्होंने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे इंडिया पे कंट्रोल कर लिया, ठीक है। और जो इनकी मुख्तलिफ पॉलिसीज़ थी उससे उकताकर सिविलियंस भी इनके खिलाफ थे, और उसके अलावा जो है वो इनके जो सिपाही थे वो भी इनके खिलाफ हुए। वो क्या वजह बनी वो भी मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से इनके खिलाफ एक जंग लड़ने का ऐलान किया कि हम आज़ादी की जंग लड़ेंगे। जो लोग थे, ठीक है, बड़े सगीर के, उन्होंने तो ये तय पाया था तकरीबन 31 मई को। लेकिन ये जो है एक इमीडिएट कॉज बनी, एक फौरी वजह बनी, जिसकी वजह से ये जंग जो है वो जल्दी स्टार्ट हो गई, ठीक है। और यही जो है ये एक फेलियर भी माना जाता है इस जंग का, यानी फेलियर की जो कॉजेज़ हैं उनमें भी ये जो आता है, ठीक है, कि फेल क्यों हुआ, ठीक है, ये जंग जो है वो फेल क्यों हो गई, हम जीत क्यों नहीं सके। तो उसमें ये भी एक वजह आती है कि हमने इसको बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये स्टार्ट करने की मेन वजह क्या बनी वो मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा आपको, ठीक है। और जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के मुतालिक आपको दूंगा। उम्मीद है कि आपको सारी वीडियो की समझ आ गई होगी। अब स्टार्ट करते हैं हम। वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वाज अ मेजर अपराइजिंग इन इंडिया अगेंस्ट द रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये मैंने पहले बता दिया कि किसके खिलाफ ये लड़ गई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, ठीक है। और ये मेजर अपराइजिंग मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद इट वाज फर्स्ट बिग बट अनसक्सेसफुल, ठीक है। ये सक्सेसफुल नहीं थी, ये अनसक्सेसफुल है, क्योंकि इसमें जो है वो कामयाब नहीं हो सके थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थे। तो इट वाज फर्स्ट बिग बट अनसक्सेसफुल रेजिस्टेंस ऑफ हिंदू मुस्लिम अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। उम्मीद है कि इसकी भी आपको समझ आई होगी। उसके बाद है कि ये जो वार है ये स्टार्ट कैसी हुई, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा है कि दिस वार वाज स्टार्टेड बाय सिपॉयज। अब सिपॉयज क्या होते हैं, आपके जहन में क्वेश्चन आएगा। तो सिपॉयज जो है वो आप कह लें कि जो नेटिव सोल्जर्स थे ना, बेशक वो हिंदू थे, बेशक वो सिख थे, यानी जो लोकल थे, जो उस इलाके के थे, ठीक है। और वो जो है वो ब्रिटिश की जो कह लें जो सोल्जर थे, जो ब्रिटिश आर्मी थी, उसके अंदर अगर वो भर्ती हो जाते तो उनको सिपॉय कहा जाता है, ठीक है। तो ये लफ्ज़ आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लफ्ज़ यूज़ किए। तो ये किन से स्टार्ट हुई, सिपॉय ने ये स्टार्ट की। क्यों स्टार्ट की, एक मसला था कि ना जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने एक नई राइफल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। और नई राइफल को इंट्रोड्यूस क्यों करवाया गया, इसके पीछे भी एक वजह थी कि जो पुरानी राइफल थी ना उसमें जो है वो कारतूस यानी उस वक्त नहीं था, ठीक है। तो उस वक्त क्या होता था कि बारूद को एक अलहदा बैग के अंदर और गोली को एक अलहदा, यानी गोलियों को एक अलहदा बैग के अंदर और बारूद को एक अलहदा बैग के अंदर उठाना पड़ता था, जो कि क्या होता था भारी साबित होता था सोल्जर्स पे। और अलहदा अलहदा यानी 2 बैग कैरी करने पड़ते थे। और उसके अलावा वो गन के अंदर फिर पाउडर बैग से निकाल कर डालना पड़ता, और जो है वो फिर गन को ऊपर से, ये सारा प्रोसेस जो है वो नाली के जरिए होता, नाली के अंदर पहले बारूद भरा जाता था और फिर उसके बाद गोली को सेट किया जाता, ठीक है। कुछ इस तरह का प्रोसेस था। लेकिन ये जो ब्रिटिशर्स थे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया कि नई राइफल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई, और उसके साथ एक नया कारतूस जिसे कार्ट्रिज कहते हैं, ठीक है। ये कार्ट्रिज लफ्ज़ यानी यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। तो ये कार्ट्रिज उन्होंने एक इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने एक, मैं आपको ये शेप जो है वो इसकी दिखा दूंगा स्क्रीन पे, ठीक है। और सारा प्रोसेस भी आपको शायद यहाँ से समझ आ जाए। तो देखो आप देख रहे होंगे कि जो आपके लेफ्ट साइड पे है ये कार्ट्रिज बना हुआ है, इसके नीचे क्या है, बुलेट है, फिर ऊपर बारूद है, और ऊपर एक पेपर से इसको रैप किया गया है, ठीक है। और उसको रैपिंग पेपर कहते हैं। उसके अलावा जो है वो नीचे आप देखें तो एक ग्रीस लफ्ज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो ग्रीस क्या चीज़ थी, वो ना एक अफवाह फैली थी कि ये जो ग्रीस है ना, ये ग्रीस का काम तो ये था कि वो यानी उस बारूद को, यानी उस कारतूस को ख़राब ना होने दे, ठीक है। लेकिन ये अफवाह फैली या शायद ये सच थी, अब ये कंफर्म नहीं है कि ना जो वो ग्रीस है ना वो
फैट से बनी हुई है, पैग के और काओ के, ठीक है। तो इसको जो इस्तेमाल करने का तरीका था ना कार्ट्रिज को, वो ये था कि इस कार्ट्रिज को जो है वो ऊपर से आप रैपिंग पेपर को देख रहे हैं, वहां से जो है वो उसको मुंह में डाला जाता और मुंह में डाल के जो है वो फिर इसमें से बारूद को नाली में डाला जाता और फिर इसमें से गोली को निकाल के ऊपर सेट किया जाता, ठीक है। तो इसका फ़ायदा भी था, लेकिन ये जो है क्योंकि ये अफवाह फैली हुई थी कि ये फैट से बनी है, किसके, पैग और काओ के। तो जो नेटिव सोल्जर थे या जो सिपाही थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको यूज़ करने से जो है वो इनकार कर दिया। अब इनकार क्यों किया, क्योंकि देखें जो हिंदू थे उनके वो जो है वो गाय की पूजा करते थे, तो उनके भी ये रिलीजन के खिलाफ था। और जो मुसलमान थे उनके रिलीजन के मुताबिक जो है वो पैग जो है उसको हराम करार दिया गया है। तो ये दोनों के रिलीजन के जो है वो खिलाफ थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस कार्ट्रिज, इस कारतूस को मुंह में डालने से इनकार कर दिया कि हम इसको मुंह में डाल के नहीं खोलेंगे और ना हम इसको इस्तेमाल करेंगे। समझ आइए इस बात की। तो इसी कारतूस की वजह से वो उनसे जो थे वो ना खुश थे। तो ये बात मैंने यहाँ पे लिखी है, दिस वार वाज स्टार्टेड बाय स्पॉयज बिकॉज दे वर अनहैप्पी विद द कार्ट्रिजेस ऑफ न्यू राइफल। तो और जब जो है वो ट्रेनिंग से इसकी ट्रेनिंग कारतूस को इस्तेमाल करने से और इस राइफल से ट्रेनिंग करने से जो स्पॉयज थे उन्होंने इनकार किया, तो जो मंगल पांडे था उसको इसी वजह से जो इन्होंने सूली पर भी लटका दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है अप्रैल 24 1857 के अंदर ये काम हुआ, ठीक है। 85 मेंबर्स थे थर्ड बंगाल लाइट कैवलरी के, यानी आप जैसे कह लें फौजी दस्ता था बंगाल का, सूबे बंगाल का। तो ये मेरठ का वाक़या है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि 85 मेंबर्स थे, 85 अफराद ने क्या किया, उन्होंने इनकार कर दिया इस कारतूस को इस्तेमाल करने से, ठीक है। तो जिसकी वजह से उनको जो है वो जेल में बंद कर दिया ब्रिटिशर्स ने। तो ये बात मैंने ये लिखी है, ऑन अप्रैल 24 1857 85 मेंबर्स ऑफ द थर्ड बंगाल लाइट कैवलरी who had been jailed for refusing to use cartridges, ठीक है, उन्होंने ये कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार किया। फिर क्या हुआ, वर ब्रोकन आउट, और उनको जो है वो जेल तोड़ के बाहर निकाल लिया गया। किन की तरफ से, उनके जो साथी थे जो बाहर थे उनकी तरफ से, ठीक है। और इसी को माना जाता है। और ये देखिए जब उन्होंने बाहर निकाला तो उनके राह में जो भी आया, यानी उनके रास्ते में अगर कोई ब्रिटिश सोल्जर आता तो वो उसको भी कत्ल कर देते थे, ठीक है। तो ये एक बहुत जो है वो इमीडिएट कॉज आप कह लें या एक वजह बनी कि वार एक स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब वार सिर्फ इतनी सी बात से स्टार्ट नहीं होती कि जी चंद फौजियों को मार दिया उन्होंने, ठीक है, तो वार स्टार्ट हो गई, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि असल जो वार है वो इस वजह से स्टार्ट हुई कि जो सिपाहीज थे उन्होंने जो है वो दिल्ली का रुख किया, ठीक है। क्योंकि दिल्ली सेंटर माना जाता था मुस्लिम रूल का, क्योंकि मुगलों ने दिल्ली को सेंटर बना 1526 से लेकर 1857 तक जो यहाँ पे इन्होंने हुकूमत की, ये 350 साल तकरीबन, ठीक है। तो इस वजह से क्या था कि जब वो वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, जाके जो दिल्ली का कह लें कि जिस जो जगह थी जहाँ पे जो मुसलमान रूल हुआ करता था, मुग़ल अम्पायर हुआ करता था, उस जगह को पहले फ़तह किया, ठीक है। और फिर जो है बहादुर शाह जफ़र को एज ए एम्पीरियर ऑफ इंडिया जो है वो करार दे दिया, ठीक है, उसको एम्पीरियर बना दिया इंडिया का। समझ आइए इस बात की। तो ये बात मैंने नेक्स्ट लिखी है, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ब्रोकन आउट प्रिजन बाय देयर कॉमरेड्स एंड दे मार्च्ड टुवर्ड्स दिल्ली ऑन मई 10 1857। और इसी को इस वार का स्टार्ट भी माना जाता है कि अगर वो पूछे ना आपसे कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस कब स्टार्ट हुई, तो मई 10 1857 में स्टार्ट हुई। क्यों हुई, मैंने बताया ना कि सिर्फ चंद आदमियों को मार देने, चंद सोल्जर्स को मार देने से वार स्टार्ट नहीं होती, बल्कि वार स्टार्ट असल तब हुई जब वो जो है वो दिल्ली में गए और उन्होंने जो है वो एक ये काम किया कि बहादुर शाह जफ़र को उन्होंने एम्पीरियर बना दिया ऑफ इंडिया। अब समझ आइए, तो ये स्टार्ट डेट है इस वार की। क्या हुआ कि देखें ये दिल्ली की तरफ गए, तो इसी डेट को जो है, इस डेट को गए और इसी डेट को जो है इन्होंने वार का यानी स्टार्टिंग जो है वो डेट वो डिक्लेयर कर दिया। देखिए ऑन 12 मई
12 मई में क्या हुआ, द स्पॉय कैप्चर्ड द सिटी ऑफ दिल्ली एंड ऑक्युपाइड द पैलेस एंड प्रोक्लेम्ड बहादुर शाह एज द एम्पीरियर ऑफ इंडिया। ये सारी चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। विद इन अ शॉर्ट पीरियड, बहुत ही छोटे अरसे के अंदर, यानी बहुत ही कम टाइम पीरियड के अंदर, द रिवोल्ट स्प्रेड टू लखनऊ। अब रिवोल्ट क्या है मैंने पहले बताया आपको, वार ऑफ इंडिपेंडेंस को ही रिवोल्ट कहते हैं, ठीक है। स्प्रेड टू लखनऊ, कानपुर, आगरा, झांसी, बिहार एंड मेनी अदर प्लेसेस। ये सारी जो जगह थी इसके अंदर भी ये जो है ये फैल गई, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये वार जो है ये होनी थी, लेकिन इस इमीडिएट कॉज की वजह से जल्दी स्टार्ट हो गई। इसके पीछे जो वजूहात हैं कि ये वार क्यों लड़ी जानी थी, ये जंग क्यों लड़ी जानी थी आज़ादी की, वो सारी कॉजेज जो है वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो इन इलाकों के अंदर भी जो है वो जंग जो है वो स्टार्ट हो गई। मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि इन इलाकों के अंदर क्यों जंग स्टार्ट हुई, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ कि इस जंग के अंदर जो मेन रोल या कह लें आप मेन किरदार जो अदा किया वो किन जो है शख्सियात ने किया। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, बहादुर शाह जफ़र, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तांतिया टोपे, मान सिंह एंड कंवर सिंह, ऑल ऑफ देम प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन लीडिंग द रिवोल्ट। इस रिवोल्ट को लीड करने में इन्होंने अहम किरदार अदा किया, ठीक है। हालांकि बहादुर शाह जफ़र की एज जो थी वो 81-82 थी, लेकिन इसलिए फ़ायदेमंद साबित हुए कि उन्होंने मुख्तलिफ स्टेट्स को जो है वो ख़त लिखे, तो जिससे पॉलिटिकल यूनिटी हुई, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो, लेकिन जो असल जो संभाल रहा था वहाँ पे स्पॉयज़ की क़यादत जो कर रहा था वो बख्त खान था, ठीक है, सूबेदार बख्त खान, जिसने 40 साल से ज़्यादा अरसा जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर सर्व किया था एज अ सोल्जर, या आप कह लें कि उसके अंदर सूबेदार के तौर पर। तो इसके बाद जो है वो ये एक टैटुलर हेड के तौर पे था बहादुर शाह जफ़र, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपना फुट होल्ड दोबारा से गेन करना चाहा तो उसने सबसे पहले जो है वो दिल्ली को सप्रेस करना चाहा कि अगर इसको सप्रेस किया तो नेक्स्ट जो है वो बगावत ज़्यादा नहीं फैलेगी उनके हिसाब से, ठीक है। तो ये जो उन्होंने फिर दिल्ली के ऊपर क्या किया, अटैक किया, और उनकी स्ट्रेटजी की वजह से इनको जो है वो शिकस्त हुई। सितंबर 1857 दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड एंड बहादुर शाह जफ़र वाज अरेस्टेड। इन्होंने क्या किया कि 1857 सितंबर 1857 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली को दोबारा से रिकैप्चर कर लिया और बहादुर शाह जफ़र को अरेस्ट कर लिया, ठीक है। और यहीं पे जो है वो मुग़ल एम्पायर का एंड होता है कि क्या हुआ कि बहादुर शाह जफ़र को भी अरेस्ट कर लिया गया और इसके 2 बेटों को और एक इसका पोता था यानी ग्रैंडसन, और उसको भी जो है वो शूट डेड कर दिया, यानी उन्होंने गोली मार दी, और बाकी जो बहादुर शाह जफ़र था उसको जो है वो अरेस्ट कर लिया गया। तो ये क्या हुआ, लिहाजा द ब्रिटिश एंडेड द मुग़ल डायनेस्टी। तो मुग़ल एम्पायर, मुग़ल डायनेस्टी यहाँ पे एंड होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और मज़ीद मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। उम्मीद है कि आसान चीज़ें मैंने जो है वो रखी हैं। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गई होंगी, और ये कहानी की तरह है क्या, और कुछ भी नहीं है। आपको याद तो इसमें कोई फार्मूले तो है नहीं, ठीक है, मैथ के, तो सिंपल आपने बस इसको समझना ही है। कहानी के तौर पर आपने याद रखना है, जो पॉइंट्स आपको याद रहते हैं वो आपने लिखने हैं, और फिर आप आगे कॉजेज जो हैं वो इसकी जो है वो मैं करवाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आप वो भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज हमारे पास आ रहा है, द वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लास्टेड फॉर मोर देन अ ईयर, ठीक है। वो 1 साल से ज़्यादा अर्से तक चली ये जंग आज़ादी, और इट वाज एंडेड ऑन जुलाई 8, 1858। और ये कब ख़त्म हुई, 8 जुलाई 8, 1858, ठीक है। इस डेट को जो है वो ये एंड हुई, और ये किसने की, ये लॉर्ड कैनन ने, ये गवर्नर जनरल था उस वक्त इंडिया का, इसने जो है वो इसको ख़त्म किया। और इसके बाद जो है वो, और ये कैसे ख़त्म हुई कि इन्होंने सारी जो मैंने पीछे बताई है ना कि लखनऊ हो गया, फिरोजपुर, सारे जितने भी इलाके थे, ठीक है, तो इन सारों को जो है इन्होंने सप्रेस कर दिया, ठीक है। जिस तरह से भी इनके जितने भी जो थे, मैंने जैसे बताया लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तांतिया टोपे, इन सभी को जो है इन्होंने ख़त्म कर दिया, और कुछ जो है वो यहाँ से नेपाल की तरफ रवाना हो गया, ठीक है। तो वो जाके वहाँ पे छुप गए, ठीक है। इस तरह से जो तांतिया टोपे था वो भी जंगलों में जाकर छुपा, और बाद में वो भी पकड़ा गया। तो वो सारी कहानी है, तो वो भी अगर आप चाहते हैं कि वो भी मैं आपको सारी एक्सप्लेन करूं कि किस तरह, किस इलाके के अंदर किस तरह से ये काम हुआ सारा, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन उसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वार ऑफ इंडिपेंडेंस अगर आता है तो आपने सिर्फ इतना ही लिखना है,
ठीक है। और उसके बाद जो है इसकी कॉजेज़ और दूसरी चीज़ें भी आ जाती हैं। तो अगर 7 कॉजेज़ आती हैं तो आप इसको भी शॉर्ट करके जो जो आपको इसमें समझ आई है, जो जो आप समझते हैं कि इसमें ज़्यादा अहम है या ज़्यादा आसानी से आपको याद हो सकता है, वो चीज़ें आप कर लें, बाकी आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये पीस वाज फाइनली प्रोक्लेम्ड बाय लॉर्ड कैनन, ये मैंने बता दिया आपको कि ये जंग ख़त्म हुई। और ये अमन जो है ये किसने लाया, लॉर्ड कैनन ने। लॉर्ड कैनन जो था वो गवर्नर जनरल था इंडिया का उस वक्त, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी भी ख़त्म हो गई। ऐसे समझ लें कि ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि उन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना वो बाकायदा तौर पे आ गई, ठीक है। इसका रोल ख़त्म हो गया वैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, और इसकी वजह से भी कुछ फ़ायदे हुए। और यानी इस वार के जो इफ़ेक्ट पड़े, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने इसको लाइक करना है, इस पर कमेंट करना है, और अगर कोई गलती मिस्टेक हो गई हो तो मैं ख़ुद भी इसको एक दफ़ा जो है वो सुनूँगा। अगर कोई मिस्टेक हुई तो अपलोड होने से पहले तक अगर मुझे नहीं पता चलती, अगर वीडियो अपलोड हो जाती है तो फिर मैं ये काम करता हूँ कि मैं उसको कैप्शन के अंदर या फिर मैं कमेंट के अंदर उसको पिन कर देता हूँ उस मिस्टेक को, अगर कोई हो भी जाती है। क्योंकि हम इंसान हैं, देखिए इंसानों से जो है वो गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन बेहतर यही है कि हम उसको जो है वो सही कर लें। तो जो मुझसे मिस्टेक होती है कमेंट के अंदर कोई एक आध अगर होती है तो मैं उसको जो है वो क्लियर कर देता हूँ कि ये मिस्टेक हो गई है, तो आपने इसको जो है वो ध्यान रखना है कि आप ना ये मिस्टेक कर दें, ठीक है। समझ आइए इस चीज़ की। तो बाकी इंशाल्लाह जो है ये क्लियर हो गया होगा आपको वार ऑफ इंडिपेंडेंस का टॉपिक, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कॉजेज़ और फिर सो ऑन नेक्स्ट टॉपिक्स करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। सुनने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।